हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ये जो आप पिक देख रहे हैं ये अगस्त क्रांति की हैं, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कहते हैं। दोस्तों, इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको समरी देता हूँ एज आ स्टोरी। इसको आप सुनिए, और ये समरी देने का रीज़न यही कि आपके माइंड में बैठाना है। बाय स्टोरी पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, लिंक वाइज पढ़ेंगे, डेट वाइज पढ़ेंगे, ताकि कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक याद रहे। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, देश को आज़ादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन इसकी नींव 1857 को रखी जा चुकी थी। 1857 के 85 साल बाद दोस्तों 1982 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसमें इस नींव के ऊपर हमने इमारत बनाई। यह आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी जी की बहुत सोची समझी रणनीति थी। दोस्तों, यह आंदोलन सही मायने में अगर कहा जाए तो जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब शामिल हो चुके थे। सब ने बहुत ही जी जान लगा दिया इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। दोस्तों, आम आदमी की बहुत भयंकर भूमिका थी इसमें। और दोस्तों, इसी दौरान 1939 के बाद पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के आगोश में था, जिसमें ब्रिटेन की हार हो रही थी दक्षिण पूर्व राज्यों में दोस्तों, और जापान कंटिन्यू सिंगापुर, मलाया, बर्मा पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा था। ब्रिटेन को लगने लगा था कि ये भारत आ जाएगा और हमें भी हरा देगा, और इसलिए वो भारतीयों को समर्थन कर रहा था, ताकि भारतीय फोर्स का उसको समर्थन मिल सके। दोस्तों, आई होप आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होगा। एंड आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, ये 14 जुलाई 1942 को वर्धा, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वर्धा याद रखिएगा। वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद प्रयागराज में तिलक दिवस मनाया गया। दोस्तों, याद रखिएगा, 1 अगस्त को कहाँ, इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया, जिसको आज हम प्रयागराज बोलते हैं दोस्तों। और कहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की कार्यकारिणी? वर्धा। ठीक है, याद रखिएगा एक एक पॉइंट। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ये पूछेगा 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे मुंबई में। मुंबई को मुंबई कहते हैं, मुंबई के ग्वालियर टैंक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को यहाँ मंजूरी मिली, और इसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर देना। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था दोस्तों। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के आह्वान पर समूचे भारत में एक साथ आरंभ हुआ। दोस्तों, काकोरी कांड, बिस्मिल, याद आ रहा है कुछ? 9 अगस्त 1925। इसी की याद में हमने 9 अगस्त की तारीख को तय किया कि भारत छोड़ो आंदोलन हम इसी दिन बनाएंगे। लिंक कर रहा हूँ, याद रखिएगा, पॉइंट क्लिक करना चाहिए, पूछूंगा क्वेश्चन में। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों, 9 अगस्त 1942 के दिन निकलते ही पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था करार कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। यही नहीं, अंग्रेजों ने गांधी जी को अहमदनगर किले में नज़रबंद कर दिया और सोचा कि दोस्तों आंदोलन ये ख़त्म। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि क्रांति अब लोगों के रगों में दौड़ रही है, और लोग हटने वाले नहीं हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, किसान, सरकारी जो काम करने वाले, वो सब बिल्कुल बेचैन हो गए और बोले खून बहे तो बहे। और इसी में गांधी जी ने नारा भी दिया था, करो या मरो का, आपको याद होगा, बहुत फेमस है। लेकिन लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने सरकारी इमारतों पर कांग्रेस के झंडे फहराने शुरू कर दिए दोस्तों। विद्यार्थी, कामगार हड़ताल पर पहुंच गए। बंगाल के किसानों ने करों में बढ़ोतरी के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया।
सरकारी कर्मचारी ने भी काम करना बंद कर दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली जैसे युवा नेता उभर के आए दोस्तों, और ये जन सैलाब अंग्रेजों को हरा दिया। 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया गया दोस्तों। संगठित कैसे? सबकी भावनाएं एक हो गई, सबके जज्बात एक हो गए। सब ने मिलकर सोचा कि अब तो अंग्रेजों को खदेड़ देंगे हमको आज़ादी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता ही मिली, लेकिन इस आंदोलन ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। युद्ध के अंत में ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथों में हम सौंप देंगे। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने आपको बताया दक्षिण पूर्व में हार गए थे, जापान आगे बढ़ रहा था, ये डरे डरे घूम रहे थे, इनसे अपना देश भी नहीं संभल रहा था। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कांग्रेसी नेता सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया दोस्तों। 1 लाख, सोचिए। गांधी जी के कदम थे। आंदोलन का ऐलान करते वक्त गांधी जी ने कहा था, मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया। यह जो लड़ाई है ना, यह एक सामूहिक लड़ाई है। मतलब दोस्तों, कांग्रेस की इज्जत अभी वर्तमान ही करे ना करे, पुराने नेताओं जवाहरलाल नेहरू और जितने भी उनकी इज्जत करे, क्योंकि उन्होंने खून बहाया है इस देश की स्वतंत्रता के लिए, और स्वतंत्रता बहुत खूबसूरत है दोस्तों। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारत के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सिनोनिम है भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति। याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव अलग है। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, ये रहे गांधी जी के साथ। हम पहले राजगोपालाचारी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी, ये राजा जी लिखा है ना, ये इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। ये वकील थे, लेखक थे, राजनीतिक थे, दार्शनिक थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अगर आपसे भारतीय वर्ड को समझ पे नहीं आता है तो आप गलत कर देंगे। सुनिए, अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी राजा जी, अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का द्वितीय भारतीय गवर्नर, फिर से राजगोपालाचारी राजा जी। 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे राजा जी। वे दक्षिण पूर्व भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे दोस्तों, किंतु बाद में प्रखर विरोधी बन गए। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। किसने? राजगोपालाचारी ने। गांधी जी के संबंधी भी थे दोस्तों, क्योंकि उनके पुत्र और बेटी का निकाह हुआ था, शादी हुई थी। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया था राजा जी ने। राजगोपालाचारी को फार्मूला क्यों लाए थे? क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिश से भारत की स्वतंत्रता को लेकर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग विचारों के कारण पैदा हुए मतभेदों को सुलझाने के उद्देश्य से राजगोपालाचारी फार्मूला लाया गया दोस्तों। ऐसा नहीं था कि इन्हीं दोनों के विचारों के बीच मतभेद था, और भी छोटी छोटी हिंदू सभा जैसे और भी बहुत सारी पार्टी थी छोटी छोटी, तो उनमें भी मतभेद था। जैसे सिखों की पार्टी थी। बहुत ही तनावपूर्ण टाइम था ये। श्री राजगोपालाचारी जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए फार्मूला तैयार किया था, और इस फार्मूले का समर्थन महात्मा गांधी का भी था दोस्तों, महात्मा गांधी का भी था। राजगोपालाचारी फार्मूले में क्या बात हुई थी? सुनिए, मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी, जो वो देश को आजाद करने के लिए कर रही है। लीग कांग्रेस के केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन का सहयोग प्रदान करेगी। सभी दल के चुनाव और मतदान से पूर्व विभाजन के संबंध में अपने मत, अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। सभी दल को यह अधिकार है कि वो चुनाव से पूर्व अपने विभाजन से संबंध में अपने मत और विचार देंगे, क्योंकि ये देश का मामला था, किसी एक का मामला नहीं था। युद्ध की समाप्ति के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा जो उन जेलों की पहचान करेगा जहां मुसलमानों को स्पष्ट बहुमत है, और इन क्षेत्रों का भी जहां गैर मुस्लिम भी हैं, यह जानने के लिए कि वे पृथक संप्रभु राज्य का गठन चाहते हैं या नहीं। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे दोस्तों। हर क्षेत्र में, जैसे उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राज्य हमने किसको दिया क्षेत्र? हमने दिया पाकिस्तान को। अब उस देश में ऐसा थोड़ी ना था कि उस एरिया में सिर्फ मुसलमान ही रह रहे हैं, हिंदू सिख ईसाई सब।
तो उन बेचारों को तो ज़बरदस्ती पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़ जाता। अगर और जिन्ना का कहना था कि भाई जो वोटर लिस्ट टाइप की थी जैसे चुनाव होने थे उसमें सिर्फ अधिकार मुसलमान को उसका दिया जाए चुनने का, तो इसमें भी बहुत बड़ा मतभेद था और कहीं ना कहीं उनको मानना ही नहीं था। यदि विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती तो रक्षा, वाणिज्य, संचार आदि विषयों को लेकर एक संयुक्त समझौता हो जाएगा। तो इसमें भी जिन्ना को प्रॉब्लम था कि भाई अगर संयुक्त तो समझौता हो जाएगा तो भी हम लोग के बीच विवाद बढ़ेंगे, फिर आप हमारे साथ पार्शियलिटी करेंगे, मतलब उनका ये कहना था। और उनने ये भी खारिज कर दिया बहाना ढूंढ के। राजगोपालाचारी फॉर्मूले की मूल संकल्पना द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिश से भारत की स्वतंत्रता को लेकर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अलग अलग विचारों के कारण पैदा हुए मतभेदों को सुलझाना जो पढ़ चुके हैं। विवेल योजना 1945, ये रहे विवेल और ये रहे राजगोपालाचारी। 1943 के बाद ही आए थे दोस्तों, उसके पहले लिनलिथगो थे वायसराय। विवेल योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ समाप्त हो गया दोस्तों। अमेरिका ने बचा लिया ब्रिटेन को। तत्कालीन भारतीय वायसराय विवेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, याद रखिएगा 1945 भारत छोड़ो आंदोलन टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल थे। और भारतीय मंत्रियों से भारत के बारे में सलाह मशवरा किया कि सर वहाँ तो इतना गतिरोध चल रहा है, विचार लोगों के मिल नहीं रहे हैं, सामंजस्य बैठ नहीं रहा है, अब क्या करें। तो ये सब डिस्कशन करके वो फिर इंडिया लौटे। अक्टूबर 1943 को लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर आए दोस्तों। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी, जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं। विवेल स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयासरत थे। सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किए गए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को रिहा किया गया दोस्तों। विवेल योजना की शर्तें क्या थी? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठन किया जाए, मतलब वायसराय की कार्यकारिणी को जो कि खत्म कर दिया गया था फिर पुनर्गठित किया जाए। उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितने भी दल हैं एक एक को। परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। तो देखिए दोस्तों, ये दो बंदे हैं, ये वायसराय है और एक सेना प्रमुख है। इनके नीचे जितने से सदस्य भारतीय होंगे। दोस्तों ये ऐसा पहली बार हुआ था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को अधिकार दिया था, समिति पे रखा था, है ना, ताकि वो अपना फैसला खुद करें। अभी विवाद यही चलता था कि कोई भी कमीशन आ रहा है तो उसमें पूरे अंग्रेज हैं, अंग्रेजी संसद के लोग हैं। और क्या इसमें ये भी था, प्रतिरक्षा विभाग जो था वो भी वायसराय के अधीन ही होगा। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर हुई, मतलब मुस्लिम इक्वल टू हिंदू, ताकि ये ना कहा जाए कल को कि भाई विवाद का कारण बन जाए कि मुस्लिम ज़्यादा थे, हिंदू ज़्यादा थे, ये हो गया वो हो गया, बहाना ना मिले। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। मीन्स इसका ये है कि भाई उस समय सरकार तो आपके पास थी नहीं, तो कार्यकारिणी परिषद को ही अधिकार दिया गया, भैया जब तक नहीं बन पा रही है तब तक आप ही संभाल लो। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। निषेधाधिकार मतलब किसी के अधिकार को खत्म करने का अधिकार, ये यूज नहीं कर सकता बिना कारण के गवर्नर जनरल। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे और शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, भारत की आज़ादी, फिर संविधान। युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही संविधान बना लेंगे, जो कि हमने बनाया और बाखूबी बनाया। दोस्तों आई होप आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। और ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाता है तो बनता नहीं है। एंड इससे रिलेटेड मैं आगे चल के क्वेश्चन बनाऊँगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन 1946, और फिर उसके बाद हम संविधान की प्रस्तावना, कहाँ से क्या लिया, संशोधन, अनुच्छेद A to Z लेंगे। दोस्तों आपका समर्थन बनाए रखें। थैंक यू सो मच।